नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी ज्वार। दीपक शर्मा जी की अपनी एक विशिष्ट लेखन शैली है जो थोड़े में बहुत कुछ कह जाती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जबरदस्ती है कोई? बाथरूम से तृप्ति के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। सुनी मैंने, अनसुनी रहने दी। जबरदस्ती है कोई? उसकी आवाज़ तेज हो गई। जबरदस्ती भी कैसी, घोर घनघोर जबरदस्ती। चुप हो जा। अपने बिस्तर से उठकर मैं बाथरूम में जा पहुंचा। बाथरूम की दीवार के दूसरी तरफ बेटे और बहू का कमरा था। जबरदस्ती इतनी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। उत्तेजना में तृप्ति अक्सर अपने वाक्यों के अंतिम अंश दोहराने लगती। बात आपकी मैं नहीं मानती, नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी मैं। पापा, बेटे ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसका आदेश रहता कि रात में हम लोग अपने कमरे के दरवाजे की सिटकनी चढ़ाकर सोया करें। ताक झांक करने का बहू को शौक था, इसलिए। मिट्टी खराब करना तूने छोड़ा नहीं, मैंने तृप्ति से कहा। हमारे विवाह के 27 वर्षों में एक भी दिन के 24 घंटे ऐसे न रहे थे जिसमें तृप्ति को 2-1 बार मिचली न हुई हो, या फिर 1-2 बार वो रोई चिल्लाई ना हो। उसकी सौतेली माँ के अनुसार 6ठी जमात में उसकी पढ़ाई छुड़ा देने का कारण भी यही था। बचपन से ही उसका रोगग्रस्त बने रहने का हठ धर्म। जबरदस्ती इतनी ठीक नहीं है, तृप्ति चिल्लाई। ठीक नहीं है। पापा, बेटे ने दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी। मैंने सिटकनी खोल दी। क्या बात है माँ? बेटा बिस्तर पर तृप्ति के बगल में जा बैठा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तृप्ति रोने लगी। नहीं रहना चाहती। रेलवे में जगह नहीं मिलती ना सही, तू मेरा पार्सल बना दे, ऊपर मेरा पुराना पता लिख दे, डाक वाले मुझे अपने आप उधर पहुँचा देंगे, उधर पहुँचा देंगे। वो पुराना मकान हमने बेच डाला है माँ। तृप्ति को शांत करने की चेष्टा बेटे ने जारी रखी। जबरदस्ती? तृप्ति अपनी लहर में हिलकोरे लेती रही। वहाँ मेरी माँ के हाथ के कढ़े शॉल हैं, मेजपोश हैं, पलंगपोश हैं। उन्हें धूप दिखलानी है, धूप दिखलानी है, हवा खिलानी है। वो सारा सामान हम यहाँ ले आए हैं माँ। बेटे ने तृप्ति की पीठ घेर ली। जबरदस्ती? रोना भूल कर तृप्ति चिल्लाने लगी। उधर मेरे पास अकेली सोने बैठने को एक पूरी मियानी है, अपनी मियानी है। उधर हमारे कस्बापुर के मकानों में नीची छत वाली एक ऐसी कोठरी जरूर रखी जाती है जो मकान के मध्य भाग के किसी एक कमरे की छत के दरमियान रहती है, जिसमें गृहिणियाँ अपने निजी कीमती असबाब के साथ साथ तत्कालिक काम में न लाया जाने वाला सामान भी टिकाए रखती हैं, जैसे फालतू गद्दे या रजाइयाँ, ज़रूरत से ज़्यादा बना अचार या मुरब्बा, केवल खास मेहमानों के लिए सुरक्षित रखा गया मेवा या मद्य पेय। तुम्हारा सारा सामान यहीं है माँ। बेटे ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, बहुत धीमी। जब भी गुस्सा उस पर हावी होता वो अपनी आवाज़ इसी तरह धीमी कर लेता। तुम ही बताओ, तुम्हें अपने सामान में से क्या चाहिए? जबरदस्ती? कहाँ? मुझे तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। अपना कुछ भी नज़र नहीं आता। हर चीज़ यहाँ बेगानी ही बेगानी है, बेगानी ही बेगानी है। इधर इस परछत्ती में रखा है। बाथरूम की छत पर बनाई गई छाजन के पल्ले इधर कमरे की दीवार में खुलते थे। जबरदस्ती? तू उसे परछत्ती कहता है? तृप्ति भड़क उठी। 2 बित्ता जगह नहीं इसमें, और मेरा सामान तो इतना ढेर था। ऐसी 3 जगहों में भी पूरा ना पड़ता, ऐसी 3 जगहों में भी पूरा ना पड़ता। ऑल दिस वूल गैदरिंग इज गोइंग टू डेथ। अर्थात इधर उधर की इतनी बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बहू हमारे पास चली आई। बेटा और बहू आपस में ऐसी खास अंग्रेजी ही इस्तेमाल में लाते। शुरू में मैं कुछ समझ ना पाता था, फिर मैंने अमेरिकी स्लैंग की एक डिक्शनरी खरीद डाली थी और अब समझने लगा था। जबरदस्ती? कौन है ये? इधर क्या कर रही है? इधर इसे किसने बुलाया? किसने बुलाया? इधर इसे किसने भेजा? किसने भेजा? बहू तृप्ति के सामने बहुत कम पड़ती थी। हीला उसके पास तैयार था ही। मैं हिंदी नहीं जानती और मम्मी अंग्रेजी नहीं जानती। हालांकि बेटा मुझे कई बार चेता चुका था, माँ से कहिए इसके सामने संभल कर बात किया करें, ये हिंदी पूरी समझती है। डिड शी गेट आउट ऑफ द बेड द रॉन्ग साइड? अर्थात ये कैसी तुनुक मिजाजी है। शी डज नॉट हैव ऑल हर स्विचेज ऑन।
अर्थात इनका दिमाग इनके वश में नहीं। बहू ने अपनी नाक से कोड़ी। ये बोली कौन सी बोल रही है? शब्द अंग्रेजी के और उनके जोड़ ऐसे अटपटे, सुनते ही जिन्हें दिमाग घूम जाता है, दिल डूबने लगता है। हमसे छिपाने वाली इतनी बातें इसके पास जमा रहीं तो ये इधर आई ही क्यों? क्यों आई इधर? मुझे बावली बनाने के वास्ते? बावली बनाने के वास्ते? तृप्ति फिर चिल्लाई। शी इज़ ऑल पीसेज एंड विंड, अर्थात ये बहुत फालतू बोल रही है। बहू ने बेटे को एक बनावटी मुस्कुराहट दी। शी गिव्स मी ग्रीफ, अर्थात ये मुझे कष्ट पहुंचा रही है। जबरदस्ती? तृप्ति चिल्लाई। तू इसे यहाँ से भगाता क्यों नहीं? भगाता क्यों नहीं? लेट्स गिव हर द एयर एंड गेट बैक, अर्थात हम इन्हें छोड़ देते हैं और उधर लौट लेते हैं। बेटे ने बहू का हाथ थाम लिया और उसे हमारे कमरे से बाहर ले आया। क्या बोले वे? तृप्ति मेरी दिशा में मुड़ ली। क्या बोले वे? तू क्या क्या बोली? तुझे अपना पता है? सबके सोने का समय है, रात का 11 बज रहा है और तू अपना राग अलाप रही है, सबकी नींद खराब कर रही है। तृप्ति की अल्लम गल्लम पर मैं विराम लगाना चाहता था। इकलौती संतान को साधन संपन्न बनाने में सफल रहे थुरहत्थे पिता बुढ़ापे में शायद ज़्यादा कष्ट पाते हैं। बेशक कस्बापुर का अपना मकान बेचने के पक्ष में जो तर्क बेटे ने मुझे दिए थे, सभी उस समय मुझे युक्त लगे थे, निष्कपट लगे थे, समरूप लगे थे। उनकी प्रचंडता, पहुंच और दीर्घ सूत्रता तो पिछले महीने यहाँ मुंबई में आने के बाद मिल रहे अकल्पित कष्टों ने ही उजागर की थी, विशेषकर रात के समय। दिन में मैं बाजार करने के बहाने निकल भी लेता, लेकिन रात में क्या करता, कहाँ जाता? आप थोड़ा पानी पी लो माँ। बेटा कमरे में लौट आया। उसके हाथ में एक गिलास था, आधा भरा। जबरदस्ती? तृप्ति फिर चिल्लाने लगी। ये पानी कहाँ है? ये तो कोई दवा है। पानी पारदर्शी न था, सफ़ेद था। लेकिन अपनी जिज्ञासा मैंने दबा ली। पानी है माँ, ये पानी ही है। जबरदस्ती? ये पानी है? तृप्ति ने मेरी ओर देखा। संकट की स्थिति में अपनी आशंका वो मेरे सुपुर्द कर देती, रोज के समय भी। ये पानी है? मैंने बेटे से पूछा। पानी ही तो है। बेटे ने मेरी दिशा में अपनी आंख मिचकाई। पानी ही तो? फिर पिलाते क्यों नहीं? बेटे के षड्यंत्र में मैं सम्मिलित हो गया। बेटे ने अपनी बाई भुजा से तृप्ति का सिर अपनी कमान में ले लिया और दाएं हाथ से पानी का वो घोल उसके गले में उतार दिया। अब आप सो जाओ माँ। बेटा बिस्तर से उठ बैठा। जबरदस्ती? तृप्ति की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाई। मेरा सामान मुझे दिखलाओगे नहीं? सुबह दिखलाऊंगा। बेटे ने अपने कदम कमरे की ओर बढ़ा लिए। पानी में क्या मिला था? मैंने उसका पीछा किया। नींद की गोली। वो मेरे कान में फुसफुसाया और पार निकल गया। दरवाजे की सिटकनी मैंने चढ़ा दी और बिस्तर पर लौट आया। तृप्ति सो चुकी थी, एक हल्की कपकपी से जब तब कांपती हुई। रात के किसी एक पहर एक सरसराहट मेरे कानों में आ टकराई और मेरी नींद टूट गई। मेरी निगाह तृप्ति पर पड़ी और वहीं ठहर गई। सरसराहट उस पर सवार थी, वही उसके अंदर उतर रही थी, उसकी आँख की पुतलियों से खेलती हुई, उसकी नाक के दोनों नथनों से उसकी सांस एक साथ खींचती हुई। बाहर बाहर बाहर, तालबद्ध निर्विघ्न एक समान। उसकी कपकपी उसके अंदर से उठ रही थी, जैसे कोई हिचकी या छींक, बाधेकर मगर लयहीन। ये सरसराहट अलग थी, बाहर से ऊपर से तृप्ति को पराभूत किए जा रही थी। मैं डर गया और तत्काल बेटे को बुला लाया। अनजानी उस सरसराहट की थाप अपनी ठोक निपटा चुकी थी। कमरे में अब सन्नाटा था, पूर्ण समापक सन्नाटा। तृप्ति का सिर तिरछा झुका था और चेहरा ऊपर की ओर उठा था, उपद्रवी और अशांत। ये उसका स्थायी भाव था। हालांकि सन 76 में मेरी माँ ने जब उसे मेरे लिए चुना था तो बस एक ही बात पर ध्यान दिया था कि लड़की के मुंह में जबान नहीं है। उस समय मैं 34 वर्ष का था और वो 18 की। सन 60 में हुए मेरे पिता के आकस्मिक निधन ने वर्षों तक मेरा विवाह स्थगित रखा था। एक तरफ 5 छोटी बहनों की जिम्मेदारी लाद कर और दूसरी तरफ उनके स्कूल की फीस, क्लर्की। ये अलग बात है, दोनों को निभाने के साथ साथ ही मैंने सन 59 में इंटरमीडिएट पास की थी, सन 73 में बीए और सन 75 में अंग्रेजी में एमए। और जब तक 5वीं बहन ब्याही गई थी, मैं अपने पिता वाली फीस क्लर्की छोड़कर उसी स्कूल में अध्यापकी शुरू कर दी थी,
जहाँ से अभी पिछले ही साल मैंने सेवानिवृत्ति पाई थी। माँ, बेटे ने तृप्ति का माथा छुआ और अपना हाथ खींच लिया। आप देखिए पापा। तृप्ति, मैंने उसका कंधा हिलाया। शैल आई ऑल्सो गिव हर द वंस ओवर, अर्थात क्या मैं भी इन्हें जांच परख लूँ? बहू बेटे के पीछे पीछे चली आई थी। हम दोनों वहाँ से हट गए और ड्राइंग रूम में चले आए। नींद की कितनी गोली दी? मैंने पूछा। उस समय मैं उन्हें चुप कराना चाहता था। मुझे डर था अपने जवाब में वो कुछ ऐसा वैसा ना उगल दें। ऐसा वैसा क्या? मैंने बेटे को ललकारा। क्या उगल देगी? आप उन्हें अपने पास सोने नहीं देते, सोने के लिए बाथरूम में भेज देते हैं। वहाँ सोने की जिद उसकी अपनी जिद थी। कहती इधर एयर कंडीशनर में सोऊंगी तो मुझे जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। उधर बाथरूम में खुली खिड़की है, वहाँ मुझे ताज़ी हवा मिलेगी। हमारे शयन कक्ष में जो एकल खिड़की थी वो उसके एयर कंडीशनर ने घेरी थी। आप जो भी कहें, आप उन्हें उधर सोने से रोक सकते थे। बेटे ने मुझे उल्हाना दिया। आपकी बात वे कैसे टाल देती? क्यों, तू नहीं जानता कैसी बगावती और अक्खड़ थी वो? आपने ज़्यादा कहा भी तो नहीं। क्या मतलब है तेरा? मैं उबल पड़ा। तू सोचता है कि इधर उसे लाकर तूने बड़ा भला किया उसका? घर बेघर कर दिया उसे, ठौर कुठौर बिठला दिया, विदेशी बेरहम बहू उसकी छाती पर चढ़ा दी। और बेरहमी दिखलाने के लिए विदेशी होना जरूरी नहीं। बेटा मुकाबले पर खुले खुले उतर आया। उस पुराने घर की मियानी ही की बात क्यों की उन्होंने? बाकी कमरों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मियानी ही पूरे घर में उनकी अपनी थी, बाकी सभी जगह आपने घेर रखी थी। चकितवत मैं बेटे का मुंह ताकने लगा। उसके चेहरे की ठवन मुझसे देखी न बनी। हमारे संबंध के अनुशासन के प्रति इतनी श्रद्धा, मानो वो घोषणा थी, पापा आपका शासन खत्म हुआ और आपकी ताकत तितर बितर। मानने के लिए मेरे पास क्या मन्नत बची रही थी अब? मांगने के लिए क्या आश्वासन? इस फ्लैट का आजीवन आश्रय और फिर अपने देहांत पर उसके हाथों अपना दाह संस्कार। इवन इफ यू कॉल द डॉक्टर यू विल गेट द वुडन स्पून, अर्थात आप डॉक्टर को बुलाओगे भी तो आपकी मात होगी। बहू ड्राइंग रूम में आ गई। रैप अप, बेटा टेलीफोन की ओर बढ़ लिया। मैं डॉक्टर बुला रहा हूँ। डॉक्टर ने हमारे संदेह की पुष्टि की तो बहू मेरी बगल में आ बैठी। गुड, शी डाइड हियर विद अस अराउंड टू हेल्प यू, अर्थात अच्छा हुआ वे यहाँ मरी जहाँ हमारी सहायता आपको उपलब्ध है। मेरे साथ वो सामान्य अंग्रेजी ही बोलती। यस, इतना ही कहा मैंने। बेटे ने चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और रोने लगा। चिल आउट हनी। बहू मेरी बगल से उठकर बेटे की बगल में जा बैठी। शी वॉज ए बैड क्लेम एनी वे, अर्थात वे रुगड़ा तो थी ही। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी ज्वार। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।